हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साद। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को इतना ज़्यादा पसंद किया। आज ही हमारे मोर देन 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मोर देन 32,000 वॉच आवर्स हो चुके हैं। 32,000 व्यूज़ आ चुके हैं हमारे चैनल पे। और जो मेरे चैनल का सबसे ट्रेंडिंग वीडियो है, जिसमें हमने एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी एक सर्जरी की है, उसके चीफ सर्जन डॉक्टर विनीत वाकड़े सर थे। उनके अंडर हमने सर्जरी की थी और सक्सेसफुली पेशेंट को ट्रीट करके डिस्चार्ज किया था। और वो वीडियो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है मेरे चैनल पर। तो इसीलिए मैंने एक चीज़ सोची कि क्यों ना हम एक ऐसी वीडियो सीरीज बनाएं जिसमें हम रियल लाइफ हीरोज या जो रियल लाइफ डॉक्टर्स और सर्जन्स है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो कई ऑपरेशंस करते हैं, जिनको आप इस सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर या फेसबुक पर कभी नहीं देखोगे, जो इतने बिजी रहते हैं कि जिन्हें ये सब के लिए वक्त ही नहीं है, ऐसे सर्जन्स का मैं इंटरव्यू लूँ, उनकी लाइफ स्टोरी जानूँ। उनसे हम इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं, मोटिवेट भी हो सकते हैं और बहुत कुछ उनसे हमें सीखने मिल सकता है। ये सर ना सिर्फ मेरे सीनियर है बल्कि बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे कलीग भी है और हर सर्जरी में हेल्प करने के लिए हमेशा सर रेडी रहते हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट आज के लिए, डॉक्टर विनीत वाकड़े सर। सर अश्विनी सहकारी हॉस्पिटल में चीफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है और कई साल से इस हॉस्पिटल में जुड़े हुए हैं। सर ने कई हजार सर्जरीज किए हैं, जिसे हम कहते हैं थ्राइविंग प्रैक्टिस, यानी कि हर रोज कम से कम 2 से 3 सर्जरीज सर करते हैं। मुझे पता नहीं सर इतना कैसे मैनेज करते हैं, बट ओटी लिस्ट में सर का नाम सबसे टॉप पे रहता है। सबसे जल्दी सुबह 8 से 9 बजे सर की सर्जरी रहती है और इसी तरह आगे के भी सर्जरी सर प्लान करते हैं। वेलकम सर, वेलकम टू आवर Yes. चैनल। थैंक यू डॉक्टर साद फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन एंड मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके एंड लेट्स सी हम इनफॉर्मल डिस्कस करेंगे। आप होप आप सब एंजॉय करें और आप सबको इसका कुछ फायदा हो। सर सबसे पहले हम सब ये जानना चाहेंगे आपके एजुकेशन के बारे में, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इसकी इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है ओके। सर, बट स्टिल जो स्टूडेंट्स है या जो मेडिकल प्रोफेशंस है, ट्रू। उन्हें बहुत इंटरेस्ट होगा कि आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से की है, आपने अपनी डिग्रियां कहाँ से ली है और आज आप इतने सक्सेसफुल क्यों हो। ट्रू। सक्सेस और व्हाट है मुझे पता नहीं, बट मेरी जर्नी शुरू हुई सोलापुर से। बॉर्न एंड मैं यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे पढ़ा लिखा। मेरा 11th 12th स्कूल सब सोलापुर में ही हुआ। उसके बाद मैं एमबीबीएस गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिरज। जी तो सर। वहाँ से मेरा एमबीबीएस हुआ। मेरा एडमिशन बैच था 1996 एंड 2001 में मैं पास आउट हो गया। देन उसके बाद मैं एंट्रेंस दिया, फिर प्री पीजी एमओशिप किया। तभी हमारे टाइम पे कंपलसरी था एमओशिप हमारे लिए, गवर्नमेंट जी कॉलेज वालों के लिए। तो वहाँ से एमओशिप किया। देन एमएस जनरल सर्जरी मिला ग्रांट मेडिकल कॉलेज जेजे हॉस्पिटल मुंबई से। फिर वहाँ पे एमएस जनरल सर्जरी कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे मैं लेक्चरर था 6 महीना। उसके बाद मैं सुपर स्पेशलिटी एंट्रेंस के लिए पढ़ाई की वहाँ से। जी। फिर एंट्रेंस में नंबर लगने के बाद मुझे डीएनबी सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मिला मुंबई में ही, फोर्टिस हॉस्पिटल। उस टाइम पे वो वोकाड हॉस्पिटल हुआ करता था, ओके। तो फोर्टिस हॉस्पिटल में मिला। फिर मैं वहाँ से ये करके देन आई पास्ट एमएस डीएनबी जीआई सर्जरी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। फिर सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पास होने के बाद मैं वहीं पे था एज अ जूनियर कंसल्टेंट। फिर उसके बाद आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू गो टू कोयम्बतूर, पल्ली वेलू सर के पास। वहाँ पे मैंने एडवांस एचपीबी सर्जरी का फेलोशिप किया। फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा काम कभी टाटा में, कभी एसजीपीजीआई लखनऊ में, तो वाह। मल्टीपल प्लेसेस पे एक्सपीरियंस लेके फिर मैं अपने गांव चला आया सोलापुर। तो दैट वाज द एंटायर एकेडमिक जर्नी। वाह। तो दोस्तों आप देखिए, सर की ह्यूमिलिटी देखिए। इतने ज़्यादा क्वालिफाइड होने के बाद, इतने सारे एजुकेशनल ऑनर्स और इतने सारे डिग्रियां होने के बाद भी सर इज़ सो हम्बल। सर इज़ एन एक्सीलेंट सर्जन। मैं पर्सनली इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। मैं खुद एक सर्जन हूँ। आई एम अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैंने हिपेटोपैनक्रियाटोबिलियरी सर्जरी भी की है। मैं अपने बारे में भी आगे आपको किसी वीडियो में इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन आज हमारे गेस्ट है सर, तो मैं सर के बारे में आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सर इज एन एक्सीलेंट सर्जन। सर का सर्जिकल हैंड और जो सर्जिकल डेक्स्टरिटी होती है और जो क्विकनेस होता है, वो अनमैच्ड है। बहुत ही क्लियर और बहुत ही
प्रिसाइज कंसेप्ट है सर के, और किसी भी केस में अगर हमको हेल्प लगती है, जब भी सर आते हैं, सर करेक्ट डिसीजन हमें बताते हैं। और इससे क्या होता है कि पेशेंट्स के लिए जो हम डिसीजन लेते हैं या उनकी लाइफ सेविंग जो डिसीजन होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और सर ने जो इतने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिए हैं, इतना लंबा समय ट्रेनिंग में बिताया है, इसी एक्सपीरियंस का एक कलेक्टिव एडवांटेज हमें सर्जिकल प्रैक्टिस में मिलता है। और सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने टोटल सर्जरीज कितने किए हैं? आपके करियर जब आपने यहाँ से शुरुआत की है, तो आपने कितने हजार सर्जरीज किए हैं, ये भी आप हम सबको बताइए। कितना काउंट रखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिविजुअल सर्जरीज तो अगर लेट्स से गॉल ब्लैडर हो जाए तो मे बी 2000 से तो ऊपर गॉल ब्लैडर हो गए रहेंगे, दैट इज फॉर श्योर। वाओ। देन मेजर सर्जरी लाइक विपल्स मे बी मोर देन 100, बाकी एक्लेजिया कार्डियाज एंड ऑल वो भी अराउंड 75-80। देन रेरर जो मोर कॉमनली सर्जरीज होते हैं, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, परफोरेशन हो गया, या फिर अपेंडिसाइटिस हो गया, लेप्रोस्कोपिक, दे बी इजीली अबाउट 1000। बट यस, एक चीज मैं हमेशा बोलना चाहूंगा कि जब पीपल आस्क कि आपने कितना किया है, बट हम लोगों को वही बोलते हैं कि हर सर्जरी जब आप शुरू करते हैं तो ऑलवेज ट्रीट इट एज योर फर्स्ट सर्जरी। एवरी पेशेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आपने 2000 सर्जरी कर लिए गॉल ब्लैडर, इसका मतलब ये नहीं कि आप गॉल ब्लैडर आराम से कैजुअली करने जाए। हर गॉल ब्लैडर आप उतना ही सीरियसली लेंगे। अभी तक मैं हर गॉल ब्लैडर 15 मिनट पहले जाके बैठता हूँ, मैं खुद ओटी अरेंज करता हूँ, मैं खुद मेरा ट्रॉली कहाँ मुझे क्या मेरा मॉनिटर चाहिए, क्या चाहिए, मैं खुद अरेंज करता हूँ अभी भी, even after 2000 surgeries, because remember you are always as good as your last surgery। और आपके लिए 2000 सर्जरी तो हो गया, लेकिन पेशेंट के लिए वो पहला सर्जरी है, और उसके लिए वो जिंदगी और मौत का सवाल है। आपके लिए भले ही रूटीन हो, सो हर सर्जरी आप उतना ही सीरियसली लेंगे, भले ही पहला हो या 2000 हो। बहुत ही बढ़िया सर, ये बहुत ही बड़ी बात है। और इतना ज़्यादा ह्यूमिलिटी, इतने ज़्यादा सर्जरीज करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस, ये गॉड गिफ्टेड होता है। और मैंने खुद आपको सर्जरीज करते हुए देखा है सर, और ओटी लिस्ट में तो हर दिन आपके 2 सर्जरीज होते हैं। 365 डेज, मैं आपसे कहना चाहूँगा 365 डेज सर के मिनिमम 2 सर्जरीज तो होते ही है ओटी लिस्ट में। सर अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जनरल सर्जरी करने के बाद सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को ही क्यों चुना आपके करियर ऑप्शन की तरह? एक्चुअली मैंने सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को चुना जनरल सर्जरी के पहले ही। वाह। मैं जब जनरल सर्जरी ज्वाइन किया, मैंने इसीलिए ज्वाइन किया कि डायरेक्ट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी नहीं कर सकते जनरल सर्जरी भी करना पड़ता है। तो मैंने जनरल सर्जरी में भी थीसिस टॉपिक ऐसे ही लिया कि जो सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वाला हो, तो मैंने पैनक्रियाज थीसिस टॉपिक लिया था, बिकॉज मुझे करना था सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जनरल सर्जरी वाज जस्ट अ स्टेप। यस। सो क्योंकि वो टाइम पे वो सबसे नया ब्रांच था। जी सर। सो ऐसे था कि बाबा बाकी के तो लोग बहुत है, लेकिन सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक्चुअली अपने यहाँ पे स्टार्ट हुआ अराउंड 2007-2008 में, जब मैं जस्ट आई वाज जनरल सर्जरी में एडमिशन लिया था। तो मैंने वही सोचा कि जो नया ब्रांच है वो करेंगे, उसका ब्रांच के लोग भी कम रहेंगे, थोड़ा अपनी दुकान भी चल जाएगी तो इसके लिए तो आई लेकिन मुझे पहले से जीआई सर्जरी पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता था, और मैंने थीसिस टॉपिक वगैरह ऑलवेज प्रिपेयर फ्रॉम शुरुआत से ही आप प्रिपेयर करो, बिकॉज ऐसे नहीं कि ये मिला तो यहाँ चले गए, वो मिला तो वहां चले गए, वो थोड़ा गलत बात है। आपका लाइकिंग क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, और आपका जेन्युइनली आपको अच्छा क्या लगता है, बिकॉज आप जो भी सुपर स्पेशल लेंगे, याद रखिए आपको आगे 30-35 साल वही करना है। जी सर। जी सर। तो एक शॉर्ट स्टोरी ऐसे है कि जब मैं सर्जिकल गैस्ट्रो एक्चुअली मिल नहीं रहा था, बिकॉज बहुत मुश्किल है आज भी सर्जिकल गैस्ट्रो मिलना। जी सर। जी सर, बहुत मुश्किल। फिर मैंने पीजीआई में एंट्रेंस दिया, वहाँ पीजीआई में सर्जिकल गैस्ट्रो तो मिला नहीं, एक सीट था, 250 लोग आए थे, और जिनको लेना था वो पहले ही ले चुके थे, तो ठीक है मिला नहीं, तो वहाँ पे मुझे पीडियाट्रिक सर्जरी मिल गया एमसीएच। ओके। तो देन मैंने बोला यार पीडियाट्रिक सर्जरी मिल रहा है, तो लोग बोले अरे पीजीआई चंडीगढ़ का मिल रहा है तो ज्वाइन हो जाओ। मैंने बोला नहीं भाई अपने को तो नहीं, लेकिन तो, अरे वो पीजीआई का सीट कैसे छोड़ सकते हो, आपको ज्वाइन होना ही है वहाँ पे। तो फिर मैंने मेरे बॉस को फोन किया बॉम्बे कि सर ऐसा ऐसा है, यहाँ पे पीजीआई में तो एंट्रेंस हो गया, अभी यहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जरी मिल रहा है। तो बोले कि अरे तेरे को तो जीआई करना था। नहीं तो जीआई तो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन पीडियाट्रिक सर्जरी मिल गया एमसीएच पीजीआई चंडीगढ़ में। तो देन माय बॉस टोल्ड मी दैट थिंग कि भाई
देख जो भी आज तू लेगा अगले 35 साल तेरे को वही करना है। जी सर। अगर अगले 35 साल तू वही कर सकता है तो ज्वाइन हो, नहीं तो अगला गाड़ी पकड़ के मुंबई वापस आ जा। मैंने अगली गाड़ी पकड़ के मुंबई वापस आ गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि कई लोग ऐसे ऐसा करते हैं कि सीनियर्स से उतना कनेक्ट नहीं होते हैं या उतनी गाइडेंस नहीं ले पाते या उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाती। बट जो आपके करियर चेंजिंग डिसीजंस है उसमें ना सिर्फ आपने अपने सीनियर्स, आपके माता पिता, आपके वेल विशर्स, बल्कि हर उस व्यक्ति से आपने गाइडेंस लेनी है, क्योंकि उनके अनुभव से आपके लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा होता है। हम भी सर से बहुत बार गाइडेंस लेते हैं कोई केस के लिए कि सर ये केस है, ये हमको प्रॉब्लम आ रही है, हमने कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो जो बड़ों का गाइडेंस है वो आपके लाइफ में एक आशीर्वाद की तरह काम करता है और आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और सर आपने जो कहा ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी जब मेरा स्पेशलाइजेशन और जो फेलोशिप्स है उसके लिए मेरे जो गुड वेल विशर्स है, मेरे पेरेंट्स है और जो सर्जन्स है, वो जो मेरे सीनियर्स हैं उनसे मैंने सलाह ली, उनसे गाइडेंस लिया और आज मैं अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में। ट्रू। मुझे कोई किसी चीज़ का रिग्रेट भी नहीं है। नहीं ट्रू, दैट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जब आपने सिलेक्ट की उसके बाद जो रेसिडेंसी होती है उसमें क्या क्या आपके साथ चुनौतियां आई, ये भी आप हमें बताइए। सी क्या होता है जब आप सुपर स्पेशलिटी पहुंच जाते हो तो आपकी उम्र होती है 30-31 की उम्र में आप वापस JR1 बन जाते हो कि आपको पहले शुरू से ग्राउंड से काम करना पड़ता है दोबारा। तब तक आपकी शादीशुदा हो जाते हैं आप। मैं तो शादी हो गई थी, एक बच्चा भी था। तो मैं मेरी वाइफ काम करती थी। तो 7 महीने का जब भी मेरा बेटा था तो उसको हम लोग एक क्रेश में छोड़ के हम दोनों काम के लिए जाते थे। बाप रे। तो माय सन हैज ग्रोन अप इन अ क्रेश बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं वैसे करके मैं मेरा रेसिडेंसी कंप्लीट करते थे और माय वाइफ इज टू वर्क। दूसरा है कि सर्जिकल गैस्ट्रो स्पेशली इज ये बहुत डिमांडिंग ब्रांच है। जी इसका मतलब कि बिल्कुल। कैसे आपका पेशेंट कभी स्टेबल नहीं होगा। लिवर सर्जरी के, पैनक्रेटिक सर्जरी के, तो आपको आईसीयू ड्यूटी लगेगा, आपको आईसीयू में बैठना पड़ेगा, रात रात भर आपका जाएगा। और वो उम्र में आपको वो सब करने की इच्छा होनी चाहिए कि अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप कभी भी जीआई सर्जरी नहीं कर सकते। जी सर। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। रेसिडेंसी में आप जितना डेडिकेटेडली काम करोगे उतने ही आप अच्छे कंसल्टेंट बनोगे। हम हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी कभी रेसिडेंट पोस्टेड होते हैं हम उनको भी बोलते हैं कि ऑल द गुड कंसल्टेंट्स हैव बीन एक्सीलेंट रेसिडेंट्स। यस सर। तो जो भी अच्छे कंसल्टेंट है वो अपने रेसिडेंसी में बहुत बढ़िया रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, आप अच्छे रेसिडेंट है इसका गारंटी कोई नहीं आप अच्छे कंसल्टेंट बनेंगे, लेकिन आप बुरे रेसिडेंट है तो आप अच्छे कंसल्टेंट कभी नहीं बन सकते। वाह सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, सो और स्पेशली आज के जनरेशन के यस, लिए। सो वर्क ड्यूरिंग अ रेसिडेंसी। टाइम पास करने के लिए तो आपको जिंदगी पड़ी है, लेकिन आप अगर वो समय में आप काम नहीं करोगे, एक बार आपकी डिग्री हाथ में आ गई तो आपको कोई नहीं सिखाने वाला। तो जब तक आप रेसिडेंसी में है, जब तक आप बॉस के छत्र छाया में है, तब तक आप उसका यूटिलाइज कीजिएगा, पूरा सीख लीजिए सब कुछ। और सिर्फ ये नहीं कि आप सब मतलब जो भी काम है आप कीजिए। आईसीयू का है, हम लोग आईसीयू में बैठते थे। एक शॉर्ट स्टोरी आई विल टेल यू प्लीज कि सर, प्लीज आपको प्लीज। कितने अच्छे लोग मिलते हैं। आप अगर डेडिकेटेडली काम करते हैं तो लोग भी अच्छे मिलते हैं। तो हमारे टाइम पे डीएनबी का फीस 50,000 रुपये हुआ करता था और ओके। हमारा पे था 15,000 रुपया। अभी बंबई में 15,000 रुपये के साथ कोई कैसा जिएगा, ये तो एक मिराकल ही है। तो हम चलो जी लेते थे 15,000 रुपये। अगर माई वाइफ वॉज वर्किंग आई कुड अफोर्ड। जी। सो तो पहले साल का तो फी भर दिया एडमिशन के टाइम पे। अब दूसरी साल की फी भरने का टाइम आया, पैसा तो था नहीं 50,000 रुपये। तो फिर हमारे जो हॉस्पिटल के सीईओ थे, देन किसी ने उनको जाके बोला कि भाई ये डीएनबी के स्टूडेंट है, इसका भी फी पेंडिंग है, इसका फी भरना बाकी है। तो बोला कौन वो? अच्छा वो आंकड़े। अरे लेकिन वो तो पूरा आईसीयू अकेला देखता है, पूरा ये अकेला देखता है, सब पूरा लिवर आईसीयू अकेला संभालता है, 3 लोग का काम वो करता है, उससे क्या पैसा लेना, हमने उसको पैसा देना चाहिए। और एंड ही डिडंट टेक अ सिंगल रुपी फ्रॉम मी फॉर द नेक्स्ट 2 years। वाओ सर, ग्रेट। हमारे ही डिडंट टेक अ सिंगल रुपी। सो दैट इज व्हाट, आप काम करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, आपको 10 लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन 10 में से एक तो आपको रिकॉग्नाइज कर लेगा, और वही आपकी जिंदगी की कमाई है। जी सर। यही ये इस पे एक मैं छोटा सा बस मेरा ओपिनियन देना चाहूँगा कि भले ही आप अच्छा ही करो, बहुत अच्छा ही करो, लेकिन उसके साथ पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर अच्छाई का नतीजा किसी ना किसी वक्त आपको टर्न अराउंड होके लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा। सर ने जो भी ये स्ट्रगल किया है, जो ये अच्छाई की है,
जो भी इन परेशानियों से और जो कठिनाइयों से फाइट किया है, आज उसका रिजल्ट सर के पास है। और सर के पास एक सेटिस्फाइड पोस्ट है, एक सेटिस्फाइड उनका काम है, और वो बहुत ही खुश है। ये मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ कि ही इज वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा आपके सर्जरीज के बारे में। ओके। तो सबसे ज्यादा आपके पास कौन से पेशेंट्स आते हैं, किस सर्जरी के लिए आपके पास पेशेंट्स आते हैं? एब्सोल्यूट अगर सर्जरी बोला जाए तो गॉल ब्लैडर, यहाँ पे गॉल ब्लैडर का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। तो गॉल ब्लैडर सर्जरीज के लिए बेसिकली पित्त के कोश में अगर स्टोन्स होते हैं तो उसके पेशेंट्स हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं। वो छोड़ के फिर पेट के कैंसर्स, उनके पेशेंट काफ़ी आते हैं। पैनक्रेटाइटिस जो रहता है उसके पेशेंट ज़्यादा आते हैं। बाकी के तो रूटीन पेशेंट्स होते हैं कि जिनको आंतड़ी में सूजन है, आंतड़ी फूट गई है या आंतड़ी कहीं ब्लॉक हो गई है, ये पेशेंट्स आते हैं जिसको ऑब्स्ट्रक्शन या परफोरेशन बोलते हैं हम लोग। तो यस, ये हमारे जनरल पेशेंट मिक्स होता है। ओके सर। सो और हमारे दूसरा है कि इमरजेंसी और इलेक्टिव पेशेंट। सो इमरजेंसीज में भी 30% पेशेंट्स इमरजेंसीज में आते हैं, 70% 70% पेशेंट्स आर इलेक्टिव। और सर, ट्रॉमा के भी आपके पास काफी ट्रॉमा के भी पेशेंट काफी आते हैं या हमारे यहाँ पे। स्टैब वुंड्स के एक्सीडेंट्स आर आते हैं? वेरी कॉमन। अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ पे अभी एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए, स्पेशली छोटे बच्चों में एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए। तो लास्ट 1-2 साल में हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चों का एक्सीडेंट्स, उनको मेजर लिवर इंजरी, पैनक्रेटिक इंजरी बहुत ज्यादा आ रहा है हमारे पास अभी। ओके सर। दैट इज वन मेजर प्रॉब्लम। जी सर। सर, कोई ऐसी सर्जरी है जिसके बारे में आप बताना चाहोगे जो आपको बहुत ज्यादा यादगार हो, या बहुत ज्यादा जिसमें आपको डिफिकल्टी आई हो, या बहुत मेमोरेबल हो? ऐसा एक सर्जरी तो बोलना बहुत मुश्किल है, बट काफी टाइम ऐसा होता है कि एक एब्डामेन को बोलते हैं जादुई पिटारा, पेंडोरास बॉक्स जिसको पेंडोरास इंग्लिश में बोलते हैं, बॉक्स। जादुई पिटारा। क्या निकलेगा पता नहीं, किस दिन आप पिटारा खोलोगे उसमें आपको लगता है एक, लेकिन आ जाता है दूसरा ही चीज। तो बिल्कुल। काफी काफी टाइम ऐसे होता है कि हम लोग ओपन करते हैं एक चीज के लिए और कुछ निकलता है कुछ अलग ही चीज है। मेरे बहुत बार हमने ऐसे देखा है कि बाबा हम बोलते हैं कि बेबी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है, ये है, उसके लिए हमने ऑपरेट करना चालू किया लेकिन निकल गया कैंसर। वाह। तो उसमें भी प्रॉब्लम आता है, क्या करे क्या नहीं करे। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग एक सर्जरी ऐसे रूटीन ले जाते हैं कि भाई ये रूटीन ऑपरेशन है, इसमें क्या होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग एक ऐसे लेके जाते हैं, बाप रे ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है, और इजी हो जाता है, इजीली हो जाता है। तो इतना है कि बेसिक हमारे इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी इवेंचुअलिटी। सो मेंटली, फिजिकली, टेक्निकली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और मेन जो यंग सर्जन्स देख रहे हैं या रेसिडेंट्स देख रहे हैं, उनको हम वही बोलना चाहते हैं कि लोग बोलते हैं कि आप ये एडवांस सर्जरी करते हैं, वो एडवांस सर्जरी करते हैं, ये ऐसा है वैसा है, ये गैजेट है आपके पास, वो गैजेट है। बिल्कुल नहीं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज प्लानिंग। प्लानिंग। बिल्कुल सही। आप सर्जिकल प्लानिंग आपकी ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले होनी चाहिए। तो व्हाट एक एक वेरी गुड वर्ड जो हमारे बॉस यूज करते थे, कोरियोग्राफ द ऑपरेशन इन योर माइंड। कोरियोग्राफ मतलब जैसे डांस का एक कोरियोग्राफी होता है, आपको डांस स्टेप्स पता होते हैं बिफोर यू गो फॉर अ डांस परफॉर्मेंस। तो बिल्कुल वैसे सही। आपके ब्रेन में वो सर्जिकल स्टेप्स, आप जब ओटी आते हैं, आप आज जल्दी आइए ओटी प्लीज, ओटी जल्दी आके आप बैठिए, बैठ के आप सोचिए कि मैं क्या ऑपरेशन करने वाला हूँ, इसमें क्या मुझे डिफिकल्टीज आने वाले, अगर मुझे ये डिफिकल्टी है तो मैं क्या करूंगा, मेरा प्लान ए क्या है, मेरा प्लान बी क्या ये है, क्या है? अगर आग लग गई तो मैं कहाँ से भागूंगा, यानी कि सर्जरी में। सो व्हाट इज माय एस्केप रूट। यस सो यस। ये सब चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए जब आप ओटी में आते हैं, ना कि आप चले गए धाड़ धाड़ पेशेंट इंड्यूस हो गया, आप चले गए चलो जी खोल दो, ऐसे नहीं होता। जी जी जो जी। भी इमेजिंग है, सीटी स्कैन्स वगैरह है, वो आप पहले ही अच्छे से मेमोराइज कीजिए, पढ़िए, एक बार रिवाइज कीजिए। ऑपरेशन के एक रात पहले आप जाके सीटी स्कैन दोबारा देखिए, जी रिवाइज कीजिए, तो आप वेल प्रिपेयर्ड जाइए। बिकॉज हर एक सर्जरी आपके लिए भी इम्तहान है। बिल्कुल और सर। इम्तिहान के लिए जैसे हम हमेशा कितना भी अच्छा आप पढ़ लिए हो, लेकिन इम्तिहान से पहले आप रिवीजन करते हैं, जी। तो वैसे ही हर पेशेंट ऑपरेट करने से पहले आप सब कुछ रिवीजन करके जाइए, तो आपके सरप्राइजेस कम होंगे। बिल्कुल सर। एक छोटा इंसिडेंस मैं भी बताना चाहूँगा यस। सर। जो आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अभी मैंने अपने चैनल पर एक अपेंडिक्स का वीडियो शेयर किया था। उस पर एक हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि सर, अपेंडिक्स ये नॉर्मली राइट साइड में होता है या लेफ्ट साइड में भी होता है, और लेडीज में राइट साइड में होता है या लेफ्ट साइड में होता है? तो मैंने उनको जवाब दिया कि अपेंडिक्स लेडीज या जेंट्स, मेल्स या फीमेल्स, इनमें राइट साइड में ही होता है। लेकिन दो ऐसे सिचुएशंस है जहां वो किसी और जगह भी हो सकता है। पहला कंडीशन तो है कि माल रोटेशन ऑफ मिडगट, इसमें आपकी आंतड़ियां घूम जाती है,
नेचुरली घूमी हुई रहती है, पैदाइशी घूमी हुई रहती है। और दूसरा केस होता है साइटस इनवर्सस, इसमें पूरे बॉडी के ऑर्गन्स अपोजिट साइड में होते हैं। तो सर एक इंटरेस्टिंग, मैं अगर आप परमिशन दे तो मैं यस प्लीज बताता हूँ। यस। तो एक केस था, मैं अपने हॉस्पिटल में ऑपरेट कर रहा था और वो पेशेंट मेरे नोन थे, मेरे मम्मी के भी वो पहचान के थे, मेरे पिताजी के साइड से भी पहचान के ओके थे, और मुझे वो पेशेंट के लिए बहुत से कॉल आए हुए थे ओके कि सर इनका ऑपरेशन बहुत अच्छा करना। और पेशेंट को था सिंपल अपेंडिक्स, ओके उनका सोनोग्राफी हो गया था, उसमें अपेंडिक्स दिया हुआ था राइट साइड में। और मैं जैसे हम आम सर्जरी अपेंडिक्स की तो कॉमनली हम लोग करते ही है सर, यस तो मैंने ओपन किया पेशेंट का एब्डोमेन, नॉर्मल इंसिजन लेके। अब जब मैं अंदर गया तो अपेंडिक्स मिल ही नहीं रहा है, अपेंडिक्स दिख ही नहीं रहा है, वहां सिर्फ छोटी आंतड़ियां दिख रहे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो खुशनसीबी की बात यह है कि मैंने माल रोटेशन के एक दो सर्जरीज किए हुए थे, देखे हुए थे। तो उस पेशेंट में अपेंडिक्स जो था वो लेफ्ट साइड में था, और वो एक्सपीरियंस होने की वजह से मैंने सेम इंसिजन के थ्रू उस तरफ गया, अपेंडिक्स मिला मुझे सर, लेकिन माल रोटेशन था पेशेंट को। लकीली अपेंडेक्टमी हो गई पेशेंट की, और पेशेंट सक्सेसफुली घर भी गए। यस लेकिन ऐसे सिचुएशन सर के जहाँ पे पेशेंट हमारा नोन होता है, या या कोई वीआईपी पेशेंट होता है, या बहुत कोई करीबी होता है, या कोई पॉलिटिशियन है, या कोई फेमस सेलिब्रिटी है, तो इस केसेस में सर कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये हम आपसे गाइडेंस लेना चाहेंगे। यस। तो इसमें देर आर टू थिंग्स। वन थिंग इज, आप ऐसे अगर पेशेंट रहेगा तो ऑलवेज इन्वॉल्व समबडी एल्स, किसी जी और को इन्वॉल्व कीजिए, बिकॉज आपके ऊपर पूरा प्रेशर नहीं होता। तो जैसे बोलते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से कम होता है, तो बिल्कुल। ऐसे जो भी आपका स्ट्रेस है वो बांटने से कम हो जाएगा। सो यू इन्वॉल्व अनदर पर्सन कि जो मे बी इज नॉट रिलेटेड। दूसरा चीज कि थोड़ा आपके टेम्परामेंट पे भी होता है कि अभी जैसे मेरा टेम्परामेंट, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या रहेगा, जी पता नहीं यार कोई भी आ गया। अभी अपने यहाँ पे तो रूटीनली वीआईपीज आते रहते, तो बिल्कुल। इतना फर्क नहीं पड़ता है। बट ऑफ कोर्स आपको केयरफुल रहना है, आपको किसी और को इन्वॉल्व करना है। रिस्क जो आप नॉर्मल पेशेंट में लेंगे, ठीक है, सोच समझ के आप इसमें रिस्क लीजिए, उनको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कीजिए कॉम्प्लिकेशंस। गिव देम एन ऑप्शन कि बाबा आपको अगर किसी और का ओपिनियन लेना है, सेकंड ओपिनियन लेना है, तो आप लीजिए, यू आर मोस्ट वेलकम। या आपको अगर किसी का ओपिनियन लेना है तो आप खुल के उनको बोलिए कि भाई ठीक है, ये तो आपका ऐसा ऐसा है, आई विल डू इट, बट मुझे लगता है कि और एक ओपिनियन हम लोग ले लेते हैं। तो बी वेरी ओपन टू देम एंड जनरली थिंग्स गो वेल, थिंग्स गो वेल। और ये जैसे आपने बताया जो साइटस इन्वर्टस वाला मामला है, जी सर। एक सिंपल एक केस था, ऐसे गॉल ब्लैडर था, उसमें साइटस इन्वर्टस था, पूरा ओ। गॉल ब्लैडर लेफ्ट साइड में, उसका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करना था। सो मैंने पोर्ट तो उल्टे डाल दिए, लेकिन फिर समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, जी बिकॉज सब उल्टा साइड, सब हाथ उल्टे, ये उल्टा, तो क्या करे। फिर देन किसी ने आइडिया दिया एक मिरर में देखते, तो एक बड़ा सा मिरर हमारे बाथरूम में से, हॉस्पिटल के बाथरूम में से मिरर लेके आए, एक मामा को मिरर लेके स्क्रीन के सामने खड़ा किया, वाह, वो फिर उल्टे का उल्टा हो गया तो सीधा हो गया उल्टे का उल्टा। ये फर्स्ट टाइम सुना है सर मैंने। ऑपरेटेड, मिरर पकड़ के खड़ा रे भाई। सर्जरी सर्जरी करना और उसे इस तरह निभाना, और उस वक्त उसके अंदर दिमाग लगाकर सोल्यूशन ढूंढना, यही एक असली सर्जन को डिफाइन करता है। सर अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा पेशेंट्स के रिलेटेड, कि आप पेशेंट्स को कैसे समझाते हैं कॉम्प्लेक्स सर्जरीज के बारे में, जैसे कि विप्पल सर्जरी हो गई या जो बड़े सर्जरीज है, और इनका प्री ऑपरेटिव जो पेशेंट्स को काउंसलिंग होता है, पोस्ट ऑपरेटिव काउंसलिंग जो होता है, क्योंकि सर कई डॉक्टर्स इसमें उतने एक्सपीरियंस्ड नहीं होते हैं, या उन्होंने उतने पेशेंट्स देखे हुए नहीं होते हैं, या रेसिडेंसी में भी उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो ये आप इस पे प्लीज रोशनी डालिए, लाइट डालिए कि आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको कैसे वर्कआउट करते हो। इसके एक कुछ मेरे पर्सनल रूल्स है, एंड आई फील दैट दे आर रूल्स एक्चुअली। जी सर। बहुत लोग बोलते हैं यार मैं बहुत बिजी हूँ, मैं उतना टाइम ये बात करने में नहीं दे सकता। अगर आप बात करने में टाइम नहीं दे सकते, आप ऑपरेशन में भी टाइम नहीं दीजिए। बिल्कुल आप सर। ऑपरेशन मत कीजिए, आप बहुत बिजी है जी, आप मत ऑपरेशन कीजिए। अगर आप पेशेंट को टाइम समय नहीं दे सकते तो आप ऑपरेशन भी मत कीजिए। दैट इज वन रूल। दूसरा चीज, आपको पेशेंट का काउंसलिंग, आपको जो पेशेंट्स के रिश्तेदारों को बताना है, आपको बताना है, ना किसी जूनियर डॉक्टर को बताना, तो आपको उसको छोड़ देना है, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बात नहीं करना चाहता, मेरा जूनियर बात कर लेगा। सो वो नहीं होता है। सो आपको खुद एक्सप्लेन करना है, आपको पेशेंट को टाइम देके एक्सप्लेन करना है। अभी जैसे मेजर सर्जरीज जो हम लोग करते हैं, तो एक दो चीजें है कि एक तो पेशेंट का एजुकेशनल बैकग्राउंड। सो जी। हमेशा
आप उनको पूछिए कि आप क्या पढ़े हैं, आप क्या करते हैं। अगर कोई आईटी इंजीनियर है, कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, आप उसको अलग तरह से काउंसलिंग करोगे। बिल्कुल। कोई एक फार्मर है जो बेयरली पढ़ा लिखा है, तो उसको आप अलग तरह से काउंसलिंग करोगे। तो बट दोनों जो हम लोग सब ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स है या उसके एक्सट्रीम्स है या उसके बीच में जो भी आते हैं, एक है कि आपकी जो ऑनेस्टी है वो दिखनी चाहिए उनको। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। आप पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपकी जो प्रामाणिकता है वो आपको आपकी बातों में, आपके वॉइस में, आपके एक्सप्लेनेशंस में नजर आनी चाहिए। बिकॉज पब्लिक देख लेती है, पीपल कैन सी थ्रू यू। पब्लिक आपको जानती है, पब्लिक देख लेती है, पब्लिक को पता चलता है कि ये बेवकूफ बना। सो डोंट से दैट मेरा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं यार ये तो ऐसे यार मैंने हजारों किए। हर एक पेशेंट को आप उनके एजुकेशन लेवल के हिसाब से जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन कीजिए। ऐसे नहीं कि अगर एक पैनक्रेटिक लीक हो सकता है, अरे पैनक्रेटिक लीक हो गया तो कुछ ये नहीं। आप उनको बोलिए नहीं पैनक्रेटिक लीक हो सकता है, अगर हुआ तो हमको ये चीजें करनी पड़ेगी, आपको वापस ड्रेन डालना पड़ेगा या आपको एंटीबायोटिक बढ़ाना पड़ेगा, मे बी वेरी रेयर पेशेंट हमको ओपन करके वो मैनेज करना पड़ेगा। तो आप पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन कीजिए कि ये हो सकता है, लेकिन इसके पास हमारे पास ये सोल्यूशन है। और वेरी ओपन टू द पेशेंट कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। सब कुछ ठीक करने के बाद भी एक 5-10% चांस है कि कुछ बुरा हो सकता है। बिल्कुल सर। वो सब हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन फ्रॉम माई साइड आई कैन गिव यू एफर्ट्स की 100% गारंटी, रिजल्ट की 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता और कभी भी नहीं देना है। क्योंकि ये हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जूनियर डॉक्टर जो आते हैं हमारे पास, कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत आते हैं बाहर से। तो मेन प्रॉब्लम वो होता है कि डॉक्टर ने हमको ये सब बताया ही नहीं। बिल्कुल गॉल ब्लैडर सर्जरी में हमको डॉक्टर ने बताया नहीं कि ओपन भी करना पड़ सकता है, डॉक्टर ने हमको बताया नहीं कि बाइल लीक भी हो सकता है। देन पेशेंट्स आर ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड एंड फिर सब आनाकानी शुरू हो जाती है। देन झगड़े, कोर्ट केसेस, वायलेंस एंड ऑल दिस थिंग्स कैन हैपन। सो एक्सप्लेन द पेशेंट वेरी वेल, गिव देम टाइम। अगर पेशेंट आपको 4 बार वही पूछता है तो 5 बार आपको जवाब देना है, ये आपका ड्यूटी है। बिल्कुल सही सर। और आप अगर उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप घर बैठ जाइए। इंग्लिश में एक कहावत है, डू योर बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी पेशेंट जो जूनियर्स है या कलीग्स है, अभी हमारे जो डॉक्टर व्यूअर्स होंगे जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है जैसे सर ने बताया कि आप पेशेंट्स को उनका समय दें, उनकी जो लैंग्वेज है उसमें एक्सप्लेन करने का कोशिश करें। और अगर कोई लैंग्वेज नहीं समझता है तो ट्रांसलेशन के लिए किसी को आप लेके आए, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेशेंट्स जब आपकी भावनाओं को समझेंगे सही से कि डॉक्टर मुझे कितना ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, कितना सच्चा है, ऑनेस्ट है, तो उनका विश्वास आप पर पूरी तरह हो जाता है और फिर वो सर्जरी को अपनाते हैं और सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस को भी अपनाते हैं और सर्जरी के फायदों को भी अपनाते हैं। यस, इट इज वेरी ट्रू कि आप अगर ऑनेस्टली बोलेंगे तो 99% लोग एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल 1% तो लोग वैसे भी दुनिया में बदमाश होते हो, आप भले जो कुछ भी बोलो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल ट्रबल यू। लेकिन बाय एंड लार्ज हमने देखा है कि 99% लोग अच्छे लोग होते हैं, आप अच्छे से बोलो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सर और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हर एक से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सर, हर एक से सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो इन कॉम्प्लिकेशंस को आप अपने लेवल पर कैसे मैनेज करते हो? सो देयर इज अ सेइंग दैट इंग्लिश में देयर इज अ सेइंग दैट द सर्जन इज वन हु नोज हाउ टू ऑपरेट, अ गुड सर्जन इज वन हु नोज व्हेन नॉट टू ऑपरेट, एंड अ ग्रेट सर्जन इज वन हु कैन मैनेज हिज ओन कॉम्प्लिकेशंस। एब्सोल्युटली ट्रू दैट इज है। बट हम लोग यहाँ टर्शरी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो हमारे पास बाहर से ऑपरेट किए हुए, कई नर्सिंग होम से, ये से छोटे हॉस्पिटल्स में ऑपरेट किए हुए काफी पेशेंट आते हैं जो कुछ प्रॉब्लम हो गया रहता है वहाँ पे, तो सम कॉम्प्लिकेशन आने के बाद यहाँ पे रिलेटिव्स एकदम गुस्सा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये डॉक्टर ने गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। पहला चीज हम उनको एक्सप्लेन करती है, ये अगर सर्जरी मैं यहाँ करूँ तो मेरे हाथ से भी ये हो सकता है। ये पहला चीज हम लोग बोलते हैं, उससे से वो आधा ठंडा हो जाते हैं, भाई मेरे हाथ से भी ये हो सकता है, ये कंप्लीटली अनअवॉइडेबल नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप बारिश में कितना भी अच्छा छाता लेके घूमो, भीगने का डर रहेगा। बिल्कुल सही सर। तो ये कॉम्प्लिकेशन मेरे हाथ में भी हो सकता है। हाँ, चूंकि मैं एक टर्शियरी इंस्टीट्यूट में काम करता हूं, जो एक बंदा छोटे हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में काम कर रहा है, उससे ये कॉम्प्लिकेशन मैनेज करने की फैसिलिटीज मेरे पास ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे आपको भेजा है। जी। तो वंस यू टेल देम दिस, most of the people
शांत हो जाते हैं। और हमेशा हम लोग बोलते हैं कि कॉम्प्लिकेशन होना ये कोई गुनाह नहीं है। अब सर्जरी ये परफेक्ट साइंस नहीं है, ह्यूमन बॉडी परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल आप हर एक आदमी देखो, हर एक आदमी का बॉडी थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो पहला चीज हम लोग ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कॉम्प्लिकेशन होना कोई गुनाह नहीं है, हर कॉम्प्लिकेशन गुनाह नहीं होता है। और हम लोग जितना भी हमसे बन पड़ता है, वी ट्राई टू मैनेज, हम लोग सिचुएशन इंप्रूव करने का, सैल्वेज करने का कोशिश करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो जाता है। जी सर। सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी या गैस्ट्रो सर्जरी या जिन पेशेंट्स को गैस्ट्रिक इश्यूज है या गैस्ट्रो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है जो समाज में आमतौर पर देखे जाते हैं, उसके मिसकंसेप्शंस या मिथ्स के बारे में आप थोड़ा सा सबको ये करें, इंफॉर्मेशन दें। ओके। सो बहुत बार अपने यहाँ पे ऐसे होता है कि सिम्टम्स हम लोग जनरलाइज कर देते हैं कि ये इसी की वजह से है। जैसे कि अगर ऊपर आपको पेट में दर्द होता है तो पेशेंट आके बोलता है नहीं हमको एसिडिटी का तकलीफ है। तो जी एसिडिटी का तकलीफ नहीं होता। आप जो बताइए कि आपको तकलीफ क्या हो रहा है, एसिडिटी है नहीं है, वो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके या क्लिनिकली देख के डिसाइड करेंगे। तो हर पेट का दर्द एसिडिटी नहीं होता है। तो ऊपर दर्द गॉल ब्लैडर के स्टोन की वजह से हो सकता है, पैनक्रियास के प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या फिर दूसरा एक प्रॉब्लम होता है अगर आपको पैखाना सही से नहीं हो रहा है, आपको मोशन सही से नहीं हो रहा है, तो हर बार बोलते हैं हमको मूलव्याध का तकलीफ है। बोले तो क्या नहीं, पैखाना सही से नहीं होता है। तो हर पैखाना सही से नहीं होता, मूलव्याध नहीं होता। हर बार अगर आपको टट्टी में खून जाता है तो मूलव्याध की वजह से नहीं होता, वो ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। तो बहुत लोग आके बोलते हैं हमको मूलव्याध का तकलीफ है। तो क्या होता है आपको, नहीं टट्टी से खून जाता है। तो आप डिसाइड मत कीजिए टट्टी से खून जाना मूलव्याध है। वो मूलव्याध हो सकता है, वो कैंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए ये सब चीजें कि बहुत बार लोग जनरलाइज कर देते हैं, या बढ़ती उम्र में पैखाना सही से नहीं होना ये नॉर्मल चीज समझते हैं। नहीं ठीक है, अभी उम्र हो गई तो पैखाना सही से नहीं होता है। लेकिन अगर आपका पैखाना सही से नहीं हो रहा है जो पहले अच्छा था, और 4-6 महीने से आपको नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ ट्यूमर उमर भी हो ट्यूमर हो सकता है। सकता है, तो इसके बिल्कुल। लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो ये ऐसे है कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि पेट की बीमारियां लोग बहुत ही कैजुअली लेते हैं। ठीक है ना, पेट का ही तो क्या तकलीफ है, क्या ही होगा। ऐसे नहीं है, पेट की भी बीमारियां काफी सीरियस और जानलेवा हो सकती है। और अगर जल्दी से पकड़ में आ जाए तो इलाज भी अच्छे से हो जाएगा उसका। सर और एक सवाल था कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से रिलेटेड, गैस्ट्रिक बीमारियों से रिलेटेड कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? एक तो है जैसे मैंने बताया कि अगर आपका पैखाना पहले सही से हो रहा है और अभी सही से नहीं हो रहा है, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ बाउल हैबिट्स। इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। टट्टी से खून जाना कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको भूख कम लग रही है, आपको बिना कारण के वेट लॉस हो रहा है, तो बिल्कुल भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। या फिर आपको पीलिया हो गया, तो हर पीलिया इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता। हम बहुत लोग देखते हैं कि लोग इंडिजिनस ट्रीटमेंट करवाते हैं, कोई कोई जड़ी बूटी खाते हैं पीलिया के लिए। क्या है, पीलिया तो है, जड़ी बूटी खा के कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पीलिया एक ट्यूमर का भी या कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। तो पीलिया अगर आपको हुआ है तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और टाइम से अगर डॉक्टर को आप बताएंगे तो ऑफ कोर्स आपका इलाज हो सकता है। जी सर। इसमें मैं भी एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। कई पेशेंट्स जो हम देखते हैं, या सर भी मेरे से एग्री करेंगे जो सर देखते होंगे पेशेंट्स, कि वो कई डॉक्टरों को कई तरह के इलाज करके जड़ी बूटियां या बहुत जगह घूम के फिर फाइनली जब बहुत सीरियस कंडीशन उनकी हो जाती है तब वो हमारे पास आते हैं या हमारे पास रिफर होते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में उनको इलाज कर पाना या ऑपरेट कर पाना बहुत चैलेंजिंग और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई भी छोटी से छोटा भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि शव के द्वारा खून जाना या खून की उल्टी होना या फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, तो इसे आप नज़रअंदाज मत कीजिए। जैसे सर ने कहा, आप हमारे जैसे डॉक्टर्स जो सर्जन्स है, प्रैक्टिसिंग है, जो आप तक सोशल मीडिया में ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, आप हमें दिखा सकते हैं, या आपके आसपास जो भी क्वालिफाइड अच्छे सर्जन्स या डॉक्टर्स या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रिक सर्जन से उन्हें आप दिखा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। सर जो ऑपरेशंस बहुत ही लॉन्ग लेंथ के होते हैं, लंबे ऑपरेशंस होते हैं जो बहुत समय तक चलते हैं, और जो बहुत कठिन ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि जो लिवर के ट्यूमर्स हैं, या लिवर में हाइड्रेटेड सिस्ट है, या पैनक्रियास के ट्यूमर्स है, या जैसे आप विपल्स में इतने अच्छे एक्सपर्ट हो, तो ऐसे सर्जरीज करने के लिए आप खुद को मानसिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर कैसे प्रिपेयर करते हो? एक बात पे जैसे मैंने पहले बताई कि प्रिपरेशन, तो आपको सब इमेजिंग, सब आपके प्लान्स आपके दिमाग में चाहिए। वो एक बात, वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। सेकेंड थिंग इज देयर आर टू थिंग्स उसमें,
एक तो बीइंग फिजिकली प्रिपेयर्ड। Yes. तो बेसिकली आप फिजिकली रीजनेबली फिट चाहिए। अगर कल कोई आपका मेजर सर्जरी है तो आई नेवर गो आउट ऑन एनी सोशल ओकेजन और एनीथिंग। अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ एडिक्शंस, टोबैको, अल्कोहल, स्पेशली इफ यू आर ऑपरेटिंग एनी मेजर केस। स्लीप वेल, अच्छे से नींद लीजिए, रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाइए, सुबह उठिए, 7 6 8 घंटे का अच्छे से नींद लीजिए। हैव अ गुड ब्रेकफास्ट विच इज लो इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाई इन प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट से आपको सिडेशन आएगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स मत लीजिए। बी वेल हाइड्रेटेड एंड of course be well rested, well hydrated, operate always on a full stomach, never operate on an empty stomach. And basically always if there's something goes wrong, अगर कुछ आपको कभी भी लगता है कि आप थक जा रहे हैं या आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं या कुछ ऐसे हो रहा है जो एक्सपेक्टेड नहीं है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, आपको एनाटॉमी समझ में नहीं आ रही है, नेवर 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 हेजिटेट टू कॉल फॉर हेल्प। बिल्कुल आपके कलीग को बुलाइए। जैसे आप आजकल बोलते हैं माय 2 AM फ्रेंड, माय 3 AM फ्रेंड, वैसे यू शुड हैव अ 10 AM 11 AM एंड 12 AM फ्रेंड्स आल्सो। सो हु विल कम, जो आपको आके मदद करेंगे इस सिचुएशन में। आप मदद मांगने से हिचकिचाइएगा नहीं, लोग आएंगे, मदद करेंगे। अल्टीमेटली पेशेंट अच्छे से घर जाना चाहिए, ये आपकी मानसिकता होनी चाहिए। सो अगर आप कुछ भी समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू आस्क फॉर हेल्प। सो दैट इज व्हाट वी ऑलवेज डू, कि हम लोग किसी कलीग को ऑलवेज वार्न करके रखते हैं कि भाई हमें मेजर सर्जरी करो, या हम 2 अगर लोग कर रहे हैं तो तीसरे आदमी को भी हम लोग बहुत बार बोल के रखते हैं कि भाई हम दोनों मिलकर ये मेजर केस करें, लेकिन बॉस अगर कुछ हुआ तो आपको भी हम बुलाएंगे। एंड ऑलवेज इट अच्छा होता है कि फ्रेश माइंड, फ्रेश अप्रोच से कोई नया बंदा आता है तो ही कैन टेक ओवर। सो दीज आर द थिंग्स ब्रॉडली हम लोग हर पेशेंट में करते हैं जो मेजर केस होते हैं। वेरी वेल पुट सर, वेरी वेल पुट सर। आपने जैसे बताया कि आप इतने बिजी भी रहते हो, इतना आप खुद को प्रिपेयर करते हो सर्जरीज के लिए, तो कई हमारे ऐसे डॉक्टर व्यूअर्स भी होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि आप वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मैनेज करते हो। ओके, सो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सर्जरी या अपना मेडिकल प्रोफेशन, आप जो भी मेडिसिन के ब्रांच में काम करते हैं, ये आप ये आप जिंदगी चलाने के लिए, आप आपका घर चलाने के लिए करते हो, वो आपकी जिंदगी नहीं चला सकता है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली आपको कुछ ऐसे हॉबीज चाहिए, कुछ आपके पैशन चाहिए जो आप फॉलो करना ना छोड़े। जैसे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं रोज सुबह कुछ भी हो, सुबह 6 बजे बैडमिंटन खेलने जाता हूँ, 6 से 7:15 बैडमिंटन खेलता हूँ। तो वो मेरा रिलैक्सेशन का जरिया होता है, एंड वो मेरा पूरा नॉन मेडिकल ग्रुप है। सो इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ नॉन मेडिकल सर्कल। मेडिकल सर्कल में जब हम घूमते हैं तो वही बातें होती है, वही होता है, वही पिचिंग होता है, वही पेशेंट को ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, यार ये हो गया। गेट आउट ऑफ दैट। सो हैव अ गुड नॉन मेडिकल सर्कल। तो हमारा बैडमिंटन ग्रुप है, पूरा नॉन मेडिकल है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस, वी कम टुगेदर, लाफ, प्ले टुगेदर, हैव फन। इमोशनल और आइडियोलॉजिकल चेंज रहना बहुत जरूरी है। Absolutely, it is very necessary, and always you have some passion. I like traveling, so I like to go for some. I like to drive. So बहुत बार मैं ऐसे ही अगर ये हो गया, स्ट्रेस हो गया, तो मेरा गाड़ी लेके I go on a long drive. So again that is a kind of relax and all relaxation for. और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप जो भी आप संगत में रहेंगे, इफ यू आर सराउंडिंग योर फ्रेंड्स, योर सर्कल इज पॉजिटिव, जो आपको हमेशा मोटिवेट करे या जो हमेशा अच्छी अच्छी बातें बोले, इट इज ऑलवेज गुड। मतलब नेगेटिव नहीं, यार ऐसा हो गया, शी मैन वैसा हो गया, तो डोंट सराउंड योरसेल्फ विद सच पीपल, एंड जनरली मेंटेन अ गुड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू हैपन, प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू डील विद दोस प्रॉब्लम्स। सर, आपको हर दिन इसी जोश के साथ, इसी इमोशनल जो कनेक्शन है पेशेंट के साथ आपका, ये लाइफ में कंटिन्यू करने के लिए और ऐसी सर्जरीज करने के लिए आपको प्रेरणा कौन सी चीज देती है? सी, मैं हमेशा बोलता हूँ, इट इज वेरी सिंपल, यू नो, आई लव ऑपरेशंस, आई लव ऑपरेटिंग, एंड आई एम गेटिंग पेड टू डू व्हाट आई लव। उससे बेहतर जिंदगी में क्या हो सकता है? लोग नौकरी करते हैं क्योंकि उनको करना पड़ता है, उनका लाइकिंग कोई और होता है। आई एम सो फॉर्चुनेट दैट मुझे जो पैशन है वही मेरे को पैसा भी देता है। सो प्रॉब्लम ही क्या है? अगर आपको बहुत अच्छा लगता है ऑपरेशन करना, आपको सर्जरी अच्छा लगता है, आपको पेशेंट देखना अच्छा लगता है, और ऊपर से आपको पैसे भी मिल रहे हो करने के लिए, उससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है? और सर ये तो है, और पुण्य अलग है, या आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं पेशेंट्स के। yes, that is also a byproduct of what you are doing, but ultimately you should enjoy what you are doing. If you enjoy what you are doing, आपको कभी उससे थकान नहीं होगी,
द डे आई फील दैट ओ शिट यार कल हॉस्पिटल जाना है, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ माय प्रैक्टिस। सर के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मैं खुद उन्हें पर्सनली कई बार मिलता हूँ इसी हॉस्पिटल में, और सर हमेशा एंथुजियास्टिक रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, खुद हमेशा राउंड्स पर एक्टिव रहते हैं, पेशेंट्स को एक्टिवली देखते हैं, उनकी ड्रेसिंग्स, ड्रेन्स, हर चीज़, और यही उनके हेल्थ का और उनकी इस एनर्जी का, उस यूथफुलनेस का रीज़न भी है। तो अगर आपको लंबा जीना है, हेल्थी रहना है, यूथफुल रहना है, तो आपने आपके पैशन को परस्यू करना बहुत ज़रूरी है, और उस पैशन से आप आपकी आमदनी कमाने का भी आप कोशिश कीजिए, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज का जो डॉक्टरों का जनरेशन है, मेरा एमएस जनरल सर्जरी में रैंक 2017 में आया था, और उस साल मेडिकल सीट्स डबल हो गए थे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बहुत से सीट्स बढ़ गए थे, और हर साल बहुत सारे डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट बन रहे हैं, 2017 से लेके अभी 2025 है। तो इस कारण के वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई है, पर कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो कई स्टूडेंट्स प्रिपरेशन में हताश होते हैं, डिप्रेस होते हैं, उन्हें उनके मनपसंद की सीट नहीं मिल पाती, या उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो आज मैं सर से भी डिस्कस करना चाहूँगा इस मैटर पे कि सर, जो अभी हमारे मेडिकल फ्रैटर्निटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग और बडिंग और जो एनर्जेटिक डॉक्टर्स हैं, जो हमारे समाज में आएंगे, तो उनके लिए आप एज अ गाइडिंग स्टेटमेंट क्या आप देना चाहोगे, या क्या बोलना चाहोगे कि वो किस तरह से अपने करियर को परस्यू करना चाहिए, किस तरह से उन्होंने मेहनत करनी चाहिए रेसिडेंसी में, या क्या उनके मूल उद्देश्य रहने चाहिए कि वो एक अच्छे सक्सेसफुल और आपकी तरह ग्रेट गैस्ट्रो सर्जन बने? सी फर्स्ट थिंग तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए, वो तो बॉटम लाइन। आप अगर पढ़ना नहीं चाहते तो आप गलत जगह पे छोड़ दीजिए। आपको पढ़ना तो है ही, मेहनत तो आपको करनी है ही। ऑलवेज हम लोग अभी देखते हैं कि छोटे मोटे नोट्स कोई पढ़ता है, कोई कोई गाइड जैसा पढ़ता है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते। तो हमेशा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ने का कोशिश कीजिए। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट समझ के लीजिए, रट्टा नहीं मानना है। जो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर भले ही आपको कोई भी सवाल पूछे, आपके मन में वो क्लियर रहेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डोंट ट्राई टू रोट लर्न, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू रोट लर्न। मेमोरी मेडिकल इतना वास्ट है कि आप जबानी याद नहीं कर सकते। आपको अगर कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आपका ये हो गया तो आप कर सकते। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो बेसिक साइंसेज है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, देन फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये आपके परफेक्ट चाहिए, बिकॉज ये आपका फाउंडेशन है मेडिकल करियर के लिए। ये आपकी नींव है। अगर आपकी नींव ही कमजोर रहेगी तो आपकी बिल्डिंग कभी नहीं बन पाएगी। तो आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, और ये सब्जेक्ट जो है आपकी नींव रखते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आजकल हम लोग देखते हैं कि पब्लिक बेसिक साइंसेस पढ़ते ही नहीं है। सो बेसिक साइंसेस पढ़ना ये बहुत जरूरी है अगर आपको आगे रैंक भी अच्छा चाहिए और आपको प्रैक्टिस में भी अच्छा करना है। और सर, आपने रेसिडेंसी के बारे में भी बताया था कि अ गुड रेसिडेंट विल ऑलवेज बिकम अ गुड कंसल्टेंट। यस। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रेसिडेंसी में बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। हर एक पेशेंट को, कोई अपना रिश्तेदार को कोई आप कैसे देखेगा, उस तरह आप उन्हें ट्रीट करने का कोशिश कीजिए, तो आप उतने ही नॉलेजेबल होते जाओगे। और सर, मेडिको लीगल केसेस जो होते हैं, कई जो बिगिनर रेसिडेंट्स होते हैं, वो उससे बहुत घबरा जाते हैं, या उन्हें पता नहीं होता क्या करना है, तो उस पर भी क्या आप कुछ गाइडेंस देना चाहोगे? देखिए, बेसिकली मेडिको लीगल में एक ही रहता है कि डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, राइट व्हाट यू डू व्हाट यू राइट, एज सिंपल एज दैट। इट्स अ वेरी सिंपल डिक्टम। सो आप जो भी देखते हैं, जो भी करते हैं, अच्छे से डॉक्यूमेंट कीजिए। जो भी अगर आपके पास कोई एक्सीडेंट केस आता है, आप अच्छे से उसकी इंजरीज लिखिए, डायमेंशंस लिखिए, डिस्क्राइब कीजिए प्रॉपरली, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दुनिया का कोई कोर्ट आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता अगर आप अच्छे से डॉक्यूमेंट करें। सो डू व्हाट यू राइट, राइट व्हाट यू डू, एज सिंपल एज दैट। वेल सेड सर। सर, कंक्लूडिंग आवर इंटरव्यू, मैं आपसे एंडिंग स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मन में जो है, या आपके मन में कोई भी फीलिंग या कोई भी मैसेज है जो आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को देना चाहते हैं, पेशेंट्स को देना चाहते हैं, डॉक्टर्स को देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ खुल के बताइए। हमारा चैनल जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है,
बिल्कुल सर्विस टू ह्यूमैनिटी के तौर पे मैंने स्टार्ट किया है, और ये बिल्कुल इनफॉर्मल इंटरव्यू है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई क्वेश्चनर नहीं है। जो हम फील कर रहे हैं वो हम आप सबसे शेयर कर रहे हैं एज अ फ्रेंड। तो प्लीज सर, आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं खुल के दीजिए आपके मन से। सी बाकी तो हमने काफी डिस्कस कर लिया, लेकिन एक ही मुझे जनरल पब्लिक से रिक्वेस्ट है, कृपा करके अपने डॉक्टर पे विश्वास कीजिए, प्लीज ट्रस्ट योर डॉक्टर। अभी हमको भी पता है कि मेडिकल प्रोफेशन में भी ब्लैक शीप है, ऐसे नहीं कि मेडिकल प्रोफेशन दूध का धुला हुआ है, उसमें भी अच्छे लोग हैं, उसमें भी लोग हैं जो बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन 90% लोग अच्छे होते हैं। कोई डॉक्टर आपका मन से बुरा नहीं चाहता है। बिल्कुल आप सही। देख, अगर आप अच्छे होंगे वो हमारा क्रेडिट है, आप अच्छे होंगे तो हमको अच्छा लगेगा, आप अच्छे होंगे तो 4 लोगों को जाके बताएंगे, वो 4 लोग हमारे पास आएंगे, हमारा ही प्रैक्टिस बढ़ेगा। तो कोई डॉक्टर मन से आपको आपका बुरा नहीं करना चाहता है, बट हर बार हमारे मन की चीजें हम जैसे चाहे वैसे नहीं होता है। तो प्लीज डॉक्टर से कोऑपरेट कीजिए। आपको जो भी डाउट है यहाँ वहाँ पूछने के बजाय आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिनके पास आप जाते हैं उनसे आप दिल खोल के पूछिए, और एक ट्रस्ट बना के रखिए, एक बॉन्ड बना के रखिए डॉक्टर पेशेंट में। और हम लोग हमेशा देखते हैं जो पेशेंट डॉक्टर पे विश्वास करता है, कितना भी बुरा हो, बीमारी से आता हो, अच्छा होके घर जाता है। और जो कीट पीट करते आता है, उसको कोई मामूली भी बीमारी हो, इतना तकलीफ होता है, इतना तकलीफ होता है घर जाने में। तो अपने डॉक्टर पे विश्वास रखिए, डॉक्टर आपके अच्छे के लिए है। हम और आप अलग अलग पार्टी में नहीं है, हम दोनों एक ही पार्टी में हैं, बिल्कुल हम दोनों एक ही साइड में है। सो ऑलवेज ट्रस्ट द डॉक्टर एंड होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो इन द एंड मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सर जैसे रियल लाइफ हीरोज हमारे समाज में है, जो मन से, जो पूरी एनर्जी के साथ लगे हुए हैं हर रोज कई ऑपरेशंस करने में, समाज का भला करने में, पेशेंट्स को ट्रीट करने में, और खुद की भी जो छोटी मोटी लाइफ है उसको बेटर करने में, और हेल्दी रहने में, और ऐसी हर एक चीज करने में। हम डॉक्टर्स भी आप ही की तरह आम इंसान है, हमसे भी कुछ गलतियां होती है, कुछ चीज़ों में हमें उस परमात्मा ने ब्लेस किया हुआ है जिसके वजह से हम आपकी सेवा करते हैं। तो आप भी हमेशा डॉक्टर्स के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, और ऐसे डॉक्टर्स से ज़रूर आप आके मिलिए, कंसल्टेशन लीजिए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिनको भी गैस्ट्रिक इश्यूज है या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, गैस्ट्रिक सर्जरी से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, आप विनीत वाकड़े सर से आकर कंसल्टेशन कर सकते हैं। ये अश्विनी सहकारी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गैस्ट्रो सर्जन है, और आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स ये हमारे सोसाइटी के जेम हैं, और सर बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं, और बहुत अच्छी सर की प्रैक्टिस है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिफाइड, ऑनेस्ट और एथिकल सर्जन है। इसी तरह से हम ये अपेक्षा करेंगे कि सर समाज की सेवा करते रहे, और ह्यूमैनिटी को सर्व करते रहे, और हमें भी गाइड करते रहे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें भी मोटिवेट कीजिए कि हम हमारा कीमती समय निकाल कर आपको इसी तरह का यूजफुल कंटेंट दे सके। वंस अगेन थैंक यू सो मच।